बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन स्टार्ट किए थे और हमने उसमें डायमंड पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड है आपके पास, लेटेस्ट डिस्कवर्ड फॉर्म है आपके पास। ठीक है, आपके बुक में देखिए तो लिखा गया है कि बुकीबाल इज़ द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. It is recently discovered in 1985. बुकीबाल consists of 20 to 100 carbon atoms. That means कि इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा, जब सबसे सिंपलेस्ट होगा, उसमें 20 कार्बन होंगे, और जो सबसे कम्प्लेक्स आपके पास सबसे बड़ा वाला होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 100 कार्बन होंगे. दैट मीन्स कि बुकीबाल में आपके पास अगर आपको आ जाए MCQs में कि सबसे सिंपलेस्ट बुकीबाल में कितने कार्बन होते हैं, तो आपने क्या लिखना है? 20 कार्बन. ठीक है, और अगर आपके पास आ जाए कि सबसे जो कम्प्लेक्स होता है उसमें कितने होते हैं, तो आपने कहना है कि 100 कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है, तो बुकीबाल में आपके पास 20 से लेकर 100 कार्बन एटम्स तक हो सकते हैं. ठीक है, इन बुकीबाल्स द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर. हॉलो केज तो आप जानते हो एक पंजरी का शक्ल होता है. हॉलो मीन जो अंदर से खोखला हो. ठीक है, जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बाहर से तो केज की तरह दिख रहा है, लेकिन अंदर ये क्या होता है? खोखला होता है. अंदर क्या होता है? खोखला. जैसे गेंद होता है ना, गेंद बाहर से एक सर्कुलर एक स्पेयर की फॉर्म में होता है, लेकिन उसका अंदर अगर आप देखें तो वो आपके पास खोखला होता है. अंदर से वो खोखला होता है. खोखला मीन्स कि वो उसमें उसके अंदर कुछ होता नहीं है, स्पेस होता है आपके पास. ठीक है, तो यहाँ देखें, फिर आपको कह रहे हैं कि द कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर एंड अडॉप्ट द शेप ऑफ फुटबॉल. ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं इस तरह से कि एक फुटबॉल का शेप इख्तियार कर ले, फुटबॉल का शेप. ठीक है, अच्छा आपने याद रखना है कि इस क्लास ऑफ कंपाउंड को, जो कि एक केज की तरह होते हैं और जिसमें आपके पास कार्बन एटम्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको फ्लोरीन्स कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लोरीन्स. ठीक है, फ्लोरीन्स जो आपके पास होते हैं, फ्लोरीन्स ये है. ठीक है, फ्लोरीन्स आपके पास जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एक केज का शक्ल इख्तियार करते हैं, एक बॉल का शक्ल इख्तियार करते हैं सर्कुलर फॉर्म में. इस तरह से अगर आपके पास कंपाउंड हो, कंपाउंड ऑफ कार्बन या कंपाउंड्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरीन्स कहते हैं. ठीक है, कंपाउंड भी आप कह सकते हो इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो, लेकिन जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, तो उनको हम फ्लोरीन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लोरीन्स. तो बुकीबाल इज़ आल्सो अ फ्लोरीन. ठीक है, फिर आपको कह रहे हैं कि इन बुकीबाल से कार्बन एटम, ये हमने पढ़ा कि जॉइन टुगेदर मेकिंग पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ठीक है, आपने याद रखना है कि फ्लोरीन्स में पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. जैसे ये देखिए, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोनल हुआ. ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये पेंटागोनल. तो इसमें कभी कभी 8 आपके पास हेक्सागोन होते हैं, 7 पेंटागन होते हैं. इसी तरह से मुख्तलिफ शेप्स इनके होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़. आपके पास पेंटागन और हेक्सागोन की नंबर भी क्या हो रही होती है? चेंज हो रही है. अब देखिए तो इसमें कुछ पेंटागन होंगे, कुछ आपके पास हेक्सागोन होंगे. ठीक है, जैसे ये देखिए ये भी हेक्सागोन है. इस तरह से ये वाला जो पीछे है ये भी आपके पास पेंटागन है, इस तरह से बना हुआ है. ठीक है, तो आपके पास कुछ इसमें पेंटागन होंगे, कुछ इसमें क्या होंगे? हेक्सागोन होंगे. हेक्सा मीन कि इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से. ठीक है, और पेंटा मीन्स कि जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं. तो आपके पास ये जो फ्लोरीन्स होते हैं इनमें आपके पास कार्बन लिंक्ड होते हैं. अच्छा आपने याद रखना है कि हर कॉर्नर पे एक पाई बॉन्ड होता है और 2 आपके पास सिग्मा होते हैं. जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर में था ना कि आपके पास इस तरह से डबल बॉन्ड होता है कार्बन के दरमियान. ठीक है, एक कार्बन के दरमियान, फिर दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड. तो इस तरह के आपको यहाँ पे भी है. ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ये कॉर्नर्स हैं ये वाले, तो इसमें आपके पास 2 पाई होंगे, ये वाला और ये वाला, सॉरी सिग्मा होंगे 2, ये और ये. ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड होगा. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड, जितनी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो ये डबल और ट्रिपल जो होते हैं, ये जो दूसरा बॉन्ड बनता है या तीसरा, तो इसको हम फिर पाई बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, जैसे फर्ज करें ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा. इस तरह से अगर ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड बना लिया तो ये आपके पास सिग्मा हुआ. अगर इसके साथ दूसरा बना लिया तो ये दूसरा वाला आपके पास क्या होगा? ये पाई बॉन्ड होगा. दैट मीन्स कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक को क्या है?
पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो फ्लोरीन्स है आपके पास, ये जो बुकीबाल्स है, इनमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाए गए होते हैं कि इसमें कुछ पेंटागॉन्स होते हैं, कुछ हेक्सागॉन्स होते हैं, और हर कॉर्नर पे आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपके पास ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर देखिए, ये एंगल इस तरह से बना हुआ, ये कॉर्नर है आपके पास, एक कोना है। तो इसमें आपके पास ये और ये आपके पास क्या होंगे, एक 2 सिग्मा होंगे, और एक इसके साथ क्या बना होगा, पाई बॉन्ड बना होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको कह रहे कि बुकीबाल्स आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेटा वो होते हैं जो कुछ टेम्परेचर तक करंट पास कर सकते हैं, या उस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर वो करंट पास नहीं कर सकते। तो इसको हम ये अक्सर ये ऑन ऑफ स्विच में यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब कि करंट चाहिए होता है और ज़्यादा, मतलब ये देखिए ना, सेमी मीन्स नींद को कहते हैं, आधे को, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर मीन जो आधे कंडक्टर हो, आधे मौसल हो आपके पास, ठीक है, मतलब कि वो कभी कभी आपके पास करंट पास करे और कभी कभी ना करे, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। ये है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसे कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिनकी एक ख़ास टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद जिनका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो। अब रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, तो रेजिस्टेंस हम कहते हैं ये जो हम अगेंस्ट या मतलब कि फोर्स जो करंट पास होता है उनके फ्लो के अगेंस्ट अगर कोई कंडक्टर आपके पास कोई प्रेजेंट कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कोई मुज़ाहिमत शो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, फाइट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो ये फाइट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट या रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट जो है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि कुछ खास टेम्परेचर के बाद ये रेजिस्टेंस जो है ये ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो मीन्स के अब अगर कोई चीज़ रेजिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसमें तो फिर वो मतलब कि जैसे आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो और वो आपको हिट कर रहा है, आप उसको मतलब कि अपने हाथों से या उसके अपने मतलब आपके पास कोई डाल वगैरह है, आप उससे अपने आप को शील्ड कर रहे हो। तो ये जो आप शील्ड कर रहे हो, खुद को बचा रहे हो उसके कि आपको जख्म ना लगे, तो ये रेजिस्टेंस है आपका। अगर फर्ज करें आप ये रेजिस्टेंस छोड़ दें, मतलब कि आप उसको अपने खुद को बचाए नहीं, तो फिर आप क्या होगा, आपसे मतलब कि आपको ज़्यादा जख्म लगेंगे। तो इसी तरह से ये जो कंडक्टर होते हैं, अगर ये करंट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं तो इसमें फिर कम करंट पास होता है, लेकिन अगर इससे ये रेजिस्टेंस शो ही ना करे तो तब क्या होगा, करंट ज़्यादा पास होगा। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में आपके पास करंट इंतहाई ज़्यादा पास हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। सुपर मीन्स कि जो इंतहाई क्या हो, उनकी जो एबिलिटी है टू फ्लो करंट वो इंतहाई ज़्यादा हो आपके पास, जितना आप उसको करंट दे उतना ही उससे पास हो। दूसरा आपके पास तीसरा क्या है, लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होता है, लुब्रिकेंट्स के तौर पे। इस तरह से इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मैं अभी आपको वो समझाए। तो अच्छा, आपने ये याद रखना है कि इनको ये बुकीबाल क्यों कहते हैं, ये क्योंकि ये बकमिंस्टर फुलर्स होते थे। बट बकमिंस्टर फुलर्स एक फेमस ज्यूडेसिक डोम्स होते थे। ऐसे डोम्स मीन्स वो गुम्बद से होते थे ऐसे, ठीक है। आपने अगर कभी वो देखा हो, ये जुरासिक पार्क वाली मूवीज़ होते हैं, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें जहाँ पे वो फ्लाइंग जो डायनासोर्स से होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद, तो उनको जो जिस केज में रखा हुआ होता है वो शीशा भी उसमें होता है और ऐसे ट्राइंगुलर से ऐसे फॉर्म्स से बने होते हैं, ऐसे बिल्कुल डूम सा होता है, एक गुम्बद सा, ठीक है। तो उसमें ये जो गुम्बद सा होता है इसको ज्यूडेसिक डोम्स बोलते हैं, डोम्स इस तरह की शक्ल के होते हैं। तो उसका शक्ल भी बिल्कुल इसी की तरह, ये बुकीबाल्स की तरह होता था। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, बुकीबाल्स कहते हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर्स उन डोम्स का नाम होता था, ज्यूडेसिक डोम्स होते थे, डोम्स गुम्बद से होते थे ऐसे, ठीक है। तो उनकी वजह से इनको नाम दिया गया है बुकीबाल्स, ठीक है। देखिए बुकीबाल्स को क्या कहते हैं, बुकीबाल इससे कहते हैं क्योंकि बुकमिंस्टर फुलर्स फेमस ज्यूडेसिक डोम्स होते थे और इनकी शक्ल और बुकीबाल्स की शक्ल में काफ़ी मुशाबहत के है, काफ़ी रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। इस वजह से इनको नाम दिया गया बुकीबाल्स। क्या नाम दिया गया, बुकीबाल्स, ठीक है। अब ये देखिए यूजेस आपके पास कुछ और यूजेस है जो कि उनके अलावा है। तो प्री रेडिकल ट्रैप करने के लिए, प्री रेडिकल को पकड़ने के लिए, जब आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस आपको होते हैं और आपके इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं उन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, तो उनमें जो प्री रेडिकल्स बनते हैं, प्री रेडिकल्स आपने पढ़ा था कि जब आपके पास कोई स्टेबल मॉलिक्यूल है जैसे कि क्लोरीन का है परस करें, ठीक है, और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये स्टेबल मॉलिक्यूल को हम इस तरह से तोड़े कि इसका जो ये शेयर पैप इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास रह जाए और दूसरा दूसरे के पास, मतलब कि इस तरह से हो जाए आपके पास ये Cl टूट गया है इस क्लोरीन के साथ, ये जो शेयर पैप इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रह गया है
और दूसरी क्लोरीन के साथ इसका दूसरा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने पढ़ा था होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन मीन इक्वल ब्रेकेज। इक्वल ब्रेकेज मतलब ये होता है कि आपने जैसे इंसाफ कर दिया है, जैसे पहले इन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और आपने इसको ऐसे तोड़ दिया है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया है, एक यहाँ पे रह गया। अच्छा, आपने याद रखना है हम इसको एटम्स, क्लोरीन एटम्स क्यों नहीं कहते, पीरियडिकल क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये क्लोरीन एटम्स जो है ये Cl2 जो आपके पास है, अगर हम सिर्फ Cl की बात करें, जब उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता तो तब हम उसको क्लोरीन एटम कहते हैं, लेकिन जब उसके साथ किसी ने बॉन्ड बनाया हुआ है और तब आप उसको दोबारा से तोड़ के अलग करें तो फिर अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहना है कि ये प्री रेडिकल है। क्या है? प्री रेडिकल। होमोलिटिक फिजन से आपके पास बनता है। जैसे कि लाइफ से इसकी मिसाल आप क्या ले सकते हो? हाँ, जैसे कि ये अनमेरिड है, इसने शादी नहीं की हुई, ये मैरिड है लेकिन फिर वो अलहदा हो चुके होते हैं, जैसे सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से ये इस तरह से आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो ये पीरियडिकल जो होते हैं दीज आर बेसिकली कि ये बॉन्ड बनने के बाद फिर अलग होते हैं। ये जब किसी के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया होता तब आप उसको क्लोरीन एटम्स कहते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, बुकीबाल्स आर यूज टू ट्रैप फ्री रेडिकल्स रिलीज इन एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो फ्री रेडिकल्स आपके पास रिलीज़ होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए बुकीबाल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को क्या किया जा सके, ब्लॉक किया जा सके। दूसरी बात, इसको एक एंटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोटर फंक्शंस हैं, मोटर न्यूरॉन्स के जो फंक्शंस होते हैं उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। सेल मेम्ब्रेन से वो इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, उनकी डिफॉर्मेशन अकर होती है। सेल मेम्ब्रेन जो आपके पास है वो डैमेज हो जाता है और एजिंग अकर हो जाती है। एजिंग मीन्स कि वो बूढ़ा हो जाते हैं, सेल मर जाते हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ कुछ ऐसी ड्रग्स अगर हम यूज़ करें जो उन फ्री रेडिकल्स को ट्रीट करें, उन फ्री जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बने होते हैं उनको ख़त्म करें, तो उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मीन्स खिलाफ यूज़ होते हैं, ऑक्सीडेंट मीन्स कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के खिलाफ यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारी बॉडी में समटाइम आपके पास ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके उनसे इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं, गेन करते हैं, जिसकी वजह से एजिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है जिनसे सेल मर जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम ऐसे ड्रग्स अगर यूज़ करें या कोई ऐसे प्लांट्स वगैरह यूज़ करें जो कि जिनमें आपके पास कुछ ऐसी केमिकल्स हो जो उन फ्री रेडिकल्स को ट्रीट करें, उनको ख़त्म करें, उनको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने ना दें, तो ऐसी चीज़ों को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात देखें तो सोलर सेल्स में भी होते हैं, जो इनएक्सपेंसिव सोलर सेल्स बनाए जाते हैं ना, तो उनमें भी ये बुकीबाल्स यूज़ होते हैं। उनमें बुकीबाल्स, नैनो ट्यूब्स और ये पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स होते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह है, इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं, उनको कंबाइन करके एक इनएक्सपेंसिव सोलर सेल बनाया जाता है और उनको पे क्या करते हैं, इन चीज़ों से बस किसी सरफेस को हम, इसका जो मिक्सचर होता है ना, उनसे हम किसी सरफेस को क्या करते हैं, बस सिंपली पेंट कर लेते हैं, तो वो सोलर सेल की तरह फिर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होते हैं, जो जैकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं बुलेट प्रूफ, तो उसमें भी आपके पास क्या होता है कि टंगस्टन डाइसल्फाइड और बुकीबाल्स को कंबाइन करके बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे यूजेस है आपके पास। इस तरह से काफ़ी यूजेस आज के हैं और भी वो क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि इनको कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इनके एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ये बुकीबाल्स के बारे में था। अभी इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और उसके बाद हम फिर कोई अगर की पॉइंट्स वगैरह है तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट से हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये एक की पॉइंट है आपके पास कि मैटर 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर जो है आपके पास वो है गैस। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब क्या, तो हमने पढ़ा था ना कि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। फिर आपके पास है डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। डिफ्यूजन हमने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, खुद ब खुद हो रहा होता है, ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ बाय रैंडम मोशन और कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जब फर्ज करें परफ्यूम स्प्रे करते हो ना, तो वो अगले
कॉर्नर ऑफ द रूम पे आपके पास वो स्मेल हो जाता है, वो फील हो जाता है। तो वो क्यों फील हो रहा होता है? तो इस वजह से क्योंकि वो हवा के साथ मिक्स होकर खुद ब खुद हवा के साथ क्या हो रहा होता है, मिक्स होकर वो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाता है। फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन रैंडम मोशन के ज़रिए या कोलिजन के ज़रिए वो क्या करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास बना लेते हैं। तो इसलिए हम डिफ्यूजन को स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फिर इक्वेशन हमने पढ़ा था, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट है, 1 बाय 1 आपके पास जो गैसियस मॉलिक्यूल अगर 1 बाय 1 आपके पास एस्केप हो रहा हो थ्रू स्मॉल होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन मीन जिसका साइज़ आपके पास मॉलिक्यूल की जितना हो, कितना हो, मॉलिक्यूल के जितना। अगर आपके पास इतना छोटा होल है जिनका साइज़ मॉलिक्यूल के जितना है, तो उस पर अगर एक एक करके एक मॉलिक्यूल के पास एस्केप कर रहा है गैस कंटेनर में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, इफ्यूजन। ठीक है, फोर्स जो आपके पास इफ है एक्सर्ट बाय अ गैस पर यूनिट एरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जो फोर्स हम पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करते हैं तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। अगर ये प्रेशर गैस अप्लाई कर रहा हो, मतलब गैस ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो किसी जगह पे, तो उसको फिर हम गैस प्रेशर कहेंगे। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम विद पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। हमने पढ़ा था अगर हम प्रेशर चेंज करें और उससे वॉल्यूम पे चेंज आ रहा हो तो उसको कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ये चेंज आपके पास पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रेशर हमने पॉजिटिव चेंज लाना है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, ये चेंज नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये वाला चेंज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। मतलब कि हमने प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो आपके पास जो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम आएगी उसको आप क्या कहोगे, कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहोगे, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। इनवर्स रिलेशन आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप बताए तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन मास ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेटेड होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़। लेकिन शर्त क्या है कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। फिर चार्ल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब हमने प्रेशर को केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एवापोरेशन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट है विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग। फिर हमने पढ़ा कि द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation। ये हमने वेपर प्रेशर के लिए पढ़ा था कि जब रेट ऑफ evaporation और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए तो तब जो वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड सरफेस पे तो उसको हम वेपर प्रेशर बुलाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर आपके पास किसी लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और एनी एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, मतलब कि लिक्विड भी कंसिस्टेंट भी कांस्टेंट हो और सॉलिड की भी कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे कहते हैं, तो वो जिस पे सॉलिड जो है वो स्टार्ट कर दे, क्या, मेल्टिंग स्टार्ट कर ले और आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो विद द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर एमॉर्फस सॉलिड इज़ वन दैट लेक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। हमने ये टाइप्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में, जबकि एमॉर्फस में वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, तो उसको हम फिर एमॉर्फस यानी शेपलेस कहते हैं, शेपलेस सॉलिड। ठीक है, ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स यानी आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट और फेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अगर आपके पास एलिमेंट जो है वो मोर देन वन फिजिकल स्टेट और फेजेस में मौजूद हो या शेप्स में, फॉर्म्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं है, ठीक है, ये एलोट्रोपी है। क्या है, एलोट्रोपी एंड अच्छा सही है, सही है। फिर ये पीछे लिखा हुआ है फिर बाद में। ठीक है, तो उसको हम जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं, और जो फिनोमेना है आपके पास, ये जो मंजर है ये आपके पास, इसको क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द एलोट्रोप चेंज इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसमें आपके पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन तब्दीली को कहते हैं, तगय्युर को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तगय्युराती है आपके पास, जो टेम्परेचर जिसमें तगय्युर आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म के दरमियान, तो इसको हम क्या कहते हैं,
ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है।